हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम कवर कर चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब चौथे चैप्टर पे हम आएंगे, वो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसमें से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा कुछ जो है चैप्टर समझने में कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा हम गलती कर बैठते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करना है कि हर एक चीज को हम अच्छे से समझें। एज पर एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे इसको, हम अच्छे से समझेंगे इसको बेटा हम, और साथ में डीपीपी के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। मैं कह दूं आपसे कि बेटा डीपीपी के जो क्वेश्चन है उस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के। आप सोच रहे सर ये तार मार वायर वगैरह कैसे लगा है? तो एक्चुअली आज मेरे माइक्रोफोन का बैटरी, इनबिल्ट बैटरी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो किसी प्रकार से जुगाड़ लगा के अपना काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो एकदम से माइक्रोफोन नया आएगा भी नहीं। तो फिलहाल व्यवस्था कर लिए, बैकअप में है मेरे पास, लेकिन वो मेरे ऑफिस में, यहां पर नहीं है, घर पर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ, तो इसको देख के थोड़ा अजीबो गरीब तार मार वायर वायर मैन ऐसा दिख रहा हो तो उसको देख के जो है वो कोई जरूरत नहीं कोई कमेंट करने की, है ना, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करो अपने, ना, काम से मतलब होना चाहिए अपने को। चलो तो आगे बढ़ते बेटा इसमें हम, ठीक है। देखिए अब हमको पता होना चाहिए बेटा कि जो जो हमारे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उनको बाहर निकालने की बात करते हैं। जैसे CO2 को बाहर रिमूव कर रहा था तो हमने किसका साथ लिया? हमने किसका सपोर्ट लिया बेटा? हमने उसके लिए जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सपोर्ट लिया हमने। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में देखा हमने कि टिश्यूज के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा? उसके फलस्वरूप हमने बात किया था कि उसके फलस्वरूप जो है वो CO2 बनता है, और उस CO2 को कैसे जो है उस CO2 से जो है वो कैसे डील करते हैं वो भी बेटा हमने अच्छे से देखा हमने यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। हाँ चलिए तो हमने वो देखा। अब यहां पर बेटा जब हम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमको एक बात अच्छे से बेटा ध्यान में रखनी है हमें कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं इसका मतलब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालने की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन रखने की बात करते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन्होंने, जस्ट मिनट बेटा, थोड़ा सा ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये। अभी आप देखो कि जुगाड़ कैसे लगानी पड़ती है कि जो पावर बैंक माइक्रोफोन सब कनेक्ट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, काम चलता रहे इसके लिए, है ना। और हमारी हैबिट है मूव करने की, तो कहीं ये साथ में निकल के ना गिर जाए। तो चलो ठीक है। एनिमल्स accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, either by metabolic activities or by other means like excess ingestion, ठीक है ना। These substances have to be removed totally or partially। देखिए क्या होता है बेटा, यहां पर एक फंडा हमको अच्छे से दिमाग में रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? देखो हीमोस्टेसिस कंफ्यूज मत करना, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं हम, मतलब सेल अपनी सम स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है वो, ठीक है। और उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन भी शामिल है, बाकी केमिकल्स भी शामिल होते हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो उनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस के, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इकट्ठे हो सकते हैं बेटा। तो इनको बाहर निकालना, इनमें से कई को टोटली बाहर निकालना पड़ता है, कई को क्या होता है, कई को बाहर निकालने के लिए हम पार्शियली किसी को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब जो मेन मुद्दा है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो जो मेन मुद्दा आता है कि कौन से केमिकल बाहर निकालने आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं दे आर टॉक्सिक इनसाइड द सेल, और सेल जो है वो, अब होता क्या है, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन में से हमको जो है वो क्या करते हैं, हम अमाइनो एसिड्स को सेल इस्तेमाल करती है। जब अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल होता है तो उनमें से एमिनो ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है, और ये एमिनो ग्रुप ही जो है वो नाइट्रोजनस वेस्टेज है बेसिकली, ठीक है। अब यूरिया क्या होता है? NH2CO, NH2 इज द यूरिया, ठीक है ना। अमोनिया क्या? NH3 इज द अमोनिया, है ना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल, जंतु को द्वारा बाहर निकाले गए जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अमोनिया हो गया बेटा, वो अमोनिया हो गया, वो यूरिया हो गया, वो यूरिक एसिड हो गया, वो, ठीक है, क्लियर। तो याद, तो नाइट्रोजनस वेस्टेज का नाम बेटा याद रखेंगे हम, क्या क्या नाम होगा उसका? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, सबसे खतरनाक सबसे टॉक्सिक सेल के लिए होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। इसको बाहर निकालने के लिए बड़ी मात्रा में जो है वो जल की आवश्यकता होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है इसमें। यदि अमोनिया को बाहर निकालना है तो बड़ी मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे जीव जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं निश्चित तौर पर उन्हें होना चाहिए एक्वाटिक, क्योंकि उन्हीं के पास एक्सेस वाटर है। दे मस्ट बी एक्वाटिक, वो निश्चित तौर पर जो है क्या होना चाहिए, वो जलीय जीव होना चाहिए। यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, जिसको बाहर निकालने के लिए सबसे कम मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर पे इसको बाहर हम निकाल सकते हैं, वो होता है यूरिक एसिड होता है। क्लियर? यूरिया इन मिडिल के मतलब जिनको मॉडरेट वाटर, जिनको पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, ना एक्सेस में है ना कम है, वो यूरिया को रिलीज करते हैं। जैसे हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्या है, हम लोग यूरिया निकल, हम जो है वो क्या होता है, हम जो है वो जो है यूरिया को बाहर रिलीज करते हैं। हम यूरियोटैलिक में आते हैं। हम किस में आते हैं? हम यूरियोटैलिक में आते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब वो एनिमल जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, अमोनोटैलिक का मतलब जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, और यूरिकोटैलिक का मतलब जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले बात करते हैं हम अमोनोटैलिस की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटैलिस, के अमोनिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया, अमोनिया को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को हम अमोनोटैलिस कहते हैं। और याद रखिए कई सारी बोनी फिशेज के सभी मछलियां नहीं होती बेटा, कई सारी मेनी ऑफ द बोनी फिशेज के एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक इन नेचर, वो अमोनोटैलिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो? अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनोटैलिक इन नेचर के। कई सारी बोनी फिशेस की बात करें हम, एक्वाटिक एम्फीबिया की बात करें हम, एक्वाटिक इंसेक्ट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये अमोनोटैलिक प्रकृति के होते हैं, अमोनोटैलिक इन नेचर के। अब यहां पर बेटा एक पॉइंट दिमाग में रखना, ये थोड़ा टेक्सोनॉमी से कंफ्लिक्ट करता है। ये जो कॉमन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, कई बार वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हमको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दिमाग में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मछलियां हैं, कि जो फिशेज या मछलियां हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है बोनी फिश, एक होती है बोनी फिश, दूसरी होती है कार्टिलेजिनस फिश। क्या होती है? कार्टिलेजिनस फिश होती है। याद रखिएगा जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो यूरिया रिलीज करती है, जबकि बोनी फिश अमोनिया रिलीज करती है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती हैं, जैसे हम शार्क की बात करें हम, वो अमोनिया रिलीज नहीं करती हैं, वो यूरिया रिलीज करती हैं, जबकि जो है वो बोनी फिश जो है वो अमोनिया को रिलीज करती है। एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए चीज, ठीक है। अब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया वाटर में रेडिली सॉल्युबल होता है बेटा। अमोनिया इट इज रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं थ्रू द सरफेस ऑफ गिल्स की सरफेस से। और किस फॉर्म में बाहर निकलता है? ये अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकलता है। याद रखिएगा अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अमोनिया रेडिली सॉल्युबल होता है बेटा, और ये फिश की बॉडी से थ्रू डिफ्यूजन गिल्स की सरफेस के थ्रू जो है बाहर निकलता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैमल्स में और बाकी एनिमल्स में क्या होते हैं बेटा, उनमें हम कहते हैं लंग्स होते हैं, जबकि मछलियों में क्या होता है? उनमें गिल्स होते हैं। तो गिल्स के थ्रू ये बाहर निकलता है जनरल सरफेस से थ्रू इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, मतलब ऐसे एनिमल जो अमोनिया को बाहर निकाल रहे होते हैं उनमें किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। फिर जो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है उनको निश्चित सी बात है, उनको वाटर कम मिलेगा बेटा, तो उनको जो है वो उनको ऐसा केमिकल बनाना पड़ेगा जो लीस्ट टॉक्सिक होता है, कम टॉक्सिक हो। वो होता है यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं, ये वाटर के कंजर्वेशन जुड़े होते हैं, क्योंकि इनको बाहर निकालने के लिए इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो लेस टॉक्सिक फॉर्म होता है, इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं क्लियर कर दूं आपको कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन लिवर के अंदर होता है। अमोनिया का जो है यूरिया में परिवर्तन जो है वो लिवर के अंदर होता है, इसलिए लिवर की बीमारियों में कई बार जो है वो डाइट रेस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं पेशेंट को कि भैया तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि लिवर की बड़ी सारी एनर्जी, बड़ा सारा प्रयास जो है वो अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करने में लगता है, ठीक है। इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि भाई जो है आपको यदि आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपको पानी भी खूब पीना चाहिए, क्योंकि आपका जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज भी अधिक बनते हैं, क्योंकि यूरिया बनता है अधिक, उसको बाहर रिलीज भी करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि अमोनिया जो है वो बेसिकली उसको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए, ठीक है।
अब इसमें यूरियोटैलिक एनिमल का मतलब क्या है? यूरियोटैलिक एनिमल का मतलब हो गया बेटा इसमें कि यूरियोटैलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ये यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स हुए, कई टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हुए, ये मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा मैमल्स हुए, कई सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हुए, मैराइन फिशेस हुई के, ये क्या करती है? मेनली ये यूरिया एक्सक्रीट करती है और इनसे हम यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी और आपके दिमाग में उठना भी चाहिए बेटा ये प्रश्न की क्वेश्चन ये है कि यदि आप फिशेस की बात करें आप, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो तो यूरिया रिलीज कर रही है, बोनी फिशेस नहीं कर रही है। तो याद रखिए कि कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती है, मोस्ट ऑफ द फिशेज जो समुद्र में होती है, मैराइन उसमें होती है, समुद्र में के। आप सुनिए का बात ध्यान से, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा आपको मैं कि यूरिया क्यों, एंड मछलियों के पास तो खूब सारा पानी है, उनको तो अमोनिया बाहर रिलीज करना चाहिए, वो यूरिया पे क्यों अटकी पड़ी है? क्यों यूरिया रिलीज करती है? क्योंकि यूरिया जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में भी रोल प्ले करता है। तो ऐसी मछलियां जो यूरिया रिलीज करती हैं वो समुद्र के अंदर देखने मिलती हैं, मैराइन फिशेस होती हैं। और ये जो मैराइन फिशेस होती हैं इनको जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर में रहना पड़ता है। जो समुद्र का पानी का कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्रेश वाटर से अधिक होता है। तो अपने बॉडी के अंदरूनी कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए वो यूरिया को भी एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस के रूप में यूज करती है। तो यूरिया जो होता है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। और ये फंडा दिमाग में रखना, हम आगे जब ह्यूमन किडनी की बात करेंगे वहां पर भी इसको हम अप्लाई करेंगे जब फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल, देखिए लिवर ऑफ दिस एनिमल, एंड रिलीज इनटू द ब्लड which is filtered and excreted by the kidney। तो मतलब लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, उस यूरिया को जो है ब्लड से निकालने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। ठीक है। देखिए अब ये आ गया ना जो मैंने आपको बताया, वो पते की बात यहां पे एनसीईआरटी में भी आ गई। वो क्या बोल रहे हैं आपसे? सम अमाउंट ऑफ यूरिया में भी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, कुछ अमाउंट यूरिया का किडनी के अंदर रह जाता है क्योंकि इन एनिमल में, और ये उनको ऑस्मोलिटी प्रोवाइड करता है। देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन में पूरी बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, क्या? और ये उनमें डिजायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम यूरिकोटैलिक एनिमल की बात करते हैं। रेप्टाइल्स हो गए आपके, सांप हो गए आपके, छिपकलियां हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल्स हो गए, मोलास्का होते हैं लैंड स्नेल्स के, कुछ इंसेक्ट हो गए। ये क्या करते हैं बेटा? इंसेक्ट हो गए, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो इंसेक्ट्स की बात करें, ये जो है नाइट्रोजन वेस्टेज को जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है, जो एक पेस्ट के समान होता है और इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है इसमें के, मतलब इनमें जो यूरिन होती है वो सेमी सॉलिड यूरिन होती है, इनमें सेमी सॉलिड यूरिन होती है, पेस्ट के समान या पैलेट के समान होती है। याद रखिए सेमी सॉलिड यूरिन है, इसका मतलब वो यूरिकोटैलिक एनिमल है। तो यूरिकोटैलिक एनिमल में क्या होता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर? A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure. In most of the invertebrate, these structures are simple tubular form and vertebrate। देखो सिंपल सी बात है कि यदि हम देखें तो चाहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हम क्या देखते हैं? हम बात करें चाहे फ्लैम सेल्स की बात करें, हम मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें, हम जो है वो क्या करें, हम फीदर लाइक गिल्स की बात करें। याद है आपको मोलास्का के अंदर? तो एक्चुअली क्या होता है कि वेराइटी ऑफ हमको जो स्ट्रक्चर देखने मिल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सिंपल से लेके वो कॉम्प्लेक्स तक जो है वो हो सकते हैं। जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कह रहा हूं बेटा आपसे, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, 2021 का जो है समझ लीजिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने मिलते हैं, फ्लैटवर्म में देखने मिलते हैं, एग्जांपल इसका प्लेनेरिया है, रोटीफर में देखने मिलते हैं, कुछ एनिलिडा में देखने मिलते हैं, और सिफिलोकॉर्टा एम्फिऑक्सस में देखने मिलते हैं। ये सब याद कर लेना बेटा कि ये मैंने कहा ना आपसे एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स कहां होता है? प्लेटीहेल्मिन्थस में होते हैं, फ्लैटवर्म, ठीक है, रोटीफर्स, कुछ एनिलिडा और सिफिलोकॉर्टा एम्फिऑक्सस में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इसको लाइन को सीधा याद कर लो, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। ठीक है, बाद में बताना कि सर ने कहा था आएगा मतलब आया है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये आयनिक और, अब देखो बेटा आयनों का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना है, ये पूरा फंक्शन किसमें हो गया? ये आ गया आपका ऑस्मो रेगुलेशन में आ गया। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये पूरा पैराग्राफ जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से बेटा एक है। ठीक है, फिर नेफ्रिडिया, अब प्रोटोनेफ्रिडिया से इवॉल्व होकर बाद में क्या बने? हायर ऑर्गेनिज्म में हमको नेफ्रिडिया देखने मिलते हैं। नेफ्रिडिया क्या होते हैं? ये
ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्टेज होते हैं, ट्यूब के समान एक्सक्रीटरी स्टेज होते हैं जो अर्थवॉर्म में, एंडलिडा में हमको ये देखने मिलते हैं कि ये भी नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। याद रखिए, किडनी हुए, नेफ्रोइडिया हुआ, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्टेज एंड आल्सो टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन। भाई हमारी किडनी भी तो क्या करती है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना के रखती है वो, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी किडनी भी रोल प्ले करती है। ठीक है। Malpighian tubule are the excretory structure of most of the insect including cockroaches। ठीक है, Malpighian tubule जो होता है ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, इंसेक्ट्स में देखने मिलते हैं, कॉकरोच भी इसमें शामिल है। याद है ना, मिडगट ऑफ कॉकरोच में हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ा हुआ है, तो कॉकरोच के बारे में बात किया था हमने कि मिडगट में जाके जो नेफ्रिडिया जाके वहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, फिर Malpighian tubule helps in the removal of nitrogen wastage एंड ऑस्मो रेगुलेशन। Malpighian ट्यूब्यूल भी और नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालने में और ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए फिर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से। देखो बेटा, मैं एक्सपेक्टेड का मतलब आप बोलोगे सर 90 से अधिक क्वेश्चन हो गया। अब भाई मेरे को ओरिजिनल पेपर थोड़ी ना मालूम है कि मैं यहां से वो पॉइंट निकाल रहा हूं आपको क्लास के दौरान जो सबसे हाईली प्रोबेबल पॉइंट एग्जाम में आने के। तो याद रखिए, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड हमको प्रॉन्स में देखने मिलते हैं, क्रस्टेशिया प्रॉन्स में देखने मिलती है, और एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड का संबंध जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन और नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। ये तो बात की हमने किसके कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है उसकी बात की बेटा हमने। ठीक है ना? तो अभी हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हम बात करेंगे, है ना? देखो ऐसा होता है कभी कभी आपको संभावनाओं को देखना पड़ता है। अब मेरे हाथ में ये पूरे समय मतलब मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा है इसको ताकि मैं मूव कर सकूं। तो यार ऐसा है ना, थोड़ा बहुत कष्ट तो हम भी उठाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ा बहुत आपको भी उठाना चाहिए, जमकर मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा जब पढ़ने बैठते हैं बेटा तो हमेशा मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने आत्मविश्वास को जो है वो हमेशा मेंटेन रखिए। मैंने आज जो है मतलब जो है मैं कहीं मैंने पढ़ा बुक में के अंदर कि उसमें पढ़ा मैंने अच्छे से, बड़ी अच्छी किताबें पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, उस किताब में मैंने पढ़ा कि आत्मविश्वास जो होता है ना ये जमीन के समान होता है और ज्ञान होता है खूंटे के समान। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप उस दलदली जमीन के समान हैं। सुनिए ध्यान से, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस दलदली जमीन के समान है जिसमें यदि हम खूंटा लगा देंगे ना, लकड़ी का एक खूंटा लगा देंगे तो खूंटा लग तो आराम से जाएगा लेकिन वो नीचे गिर जाएगा, वो लंबे समय टिका नहीं रहेगा। और जब आप जो है आत्मविश्वासी होते हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो आप मजबूत जमीन के समान होते हैं। उसमें खूंटा लगाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन जो खूंटा लग गया ना वो कई 100 वर्षों तक यदि कोई छेड़ नहीं करेगा तो वैसा का वैसा लगा रहेगा वो। ठीक है, तो हमारी भी जो खूंटे के समान हमारा ज्ञान है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप जो है आत्मविश्वासी होते हैं तो कई बार कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप आगे बढ़ गए तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा रखिए, हमेशा भरोसा रखिए अपने ऊपर के, चाहे दुनिया कोई कुछ बोलती हो बेटा, कोई दुनिया के बोलने से हम ड्रिवन नहीं होते हैं, हम अपने आप से ड्रिवन होते हैं। हमको अपने ऊपर भरोसा पहले होना चाहिए, तब दूसरे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं, है ना? तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अजीब लग रहा हो तो पढ़ने से मतलब रखो ना यार। हम क्या, हम सिर पे मान लो जो है वो लाल रंग की टोपी लगा के पढ़ाएंगे तो भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलो तो अभी हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है बेटा। एक जोड़ा किडनी होती है, और एक जोड़ा किडनी है तो किडनी के पाइप है। किडनी का पाइप क्या होता है? यूरेटर होता है, तो एक जोड़ा यूरेटर हो गया। और एक होती है थैली, तो दोनों किडनी से यूरिन को इकट्ठा करती है, वो थैली हो गई यूरिनरी ब्लड अटके। भाई एक तो हो गया फिल्टर, एक तो हो गया फिल्टर क्या है? फिल्टर है किडनी। फिर हो गया पाइप क्या है? यूरेटर। और थैली या हम बोलेंगे बैग, क्या है? बैग है यूरिनरी ब्लैडर। और बैग की ओपनिंग क्या है? वो है यूरेथ्रा। ठीक है ना भाई? इतनी सी तो बात है, दिमाग में रखो आप कि दो फिल्टर लगे हुए हैं, दोनों फिल्टर से पाइपलाइन लगी हुई है। पाइपलाइन फिल्टर से फिल्टर होता है ब्लड और यूरिन बनता है, और पाइपलाइन से वो यूरिन जाके जो है ब्लेडर में इकट्ठा होता है। ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा होता है, इसलिए यूरिनरी ब्लेडर। ब्लेडर मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर। फुटबॉल के अंदर भी ब्लेडर होता है भाई, जिसमें हवा भरते हो आप, तो आपके अंदर भी थैली को ब्लेडर बोला हमने। बैग बोले तो ब्लेडर, उसमें यूरिन इकट्ठा हो, यूरिनरी ब्लेडर बोला। और उस बैग की ओपनिंग क्या होती है? यूरेथ्रा होती है वो। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पढ़ा दिया मैंने, ये मत बोलना बताया नहीं।
वो कौन सी ग्लैंड है जो मेल्स के अंदर, वो कौन सी ग्लैंड है जो मेल के अंदर यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को चारों ओर से कवर करती है? वो कौन सी ग्लैंड है जो मेल के अंदर, नर में या मेल में, यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को चारों ओर से कवर करती है? जब वो ग्लैंड बढ़ जाती है तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, उस ग्लैंड का नाम बताइए। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, एक हिंट दे रहा हूं, ग्लैंड का नाम बताओ, देखिए कितने बच्चे सही नाम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें एक जोड़ा किडनी दिखाई पड़ रही है हमको के, फिर हमें जो है एक जोड़ा यूरेटर दिखाई पड़ रहा है हमें, फिर यूरेटर जोड़ा है ब्लेडर से, एक ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा सिंगल, ठीक है ना, क्लियर। और रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी को सप्लाई करती है ब्लड, रीनल वीन जो है किडनी से ब्लड बाहर लेके जाती है बेटा। और किडनी के ऊपर जो एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है एक क्राउन के समान, उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाई जाती है किडनी के ऊपर, द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जो है वो एट द टॉप ऑफ द रीनल किडनी, उसके लिए हम क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। रीनल वर्ड का इस्तेमाल हम बेटा हम किडनी के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम भी एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल, एड्रिनल के मतलब किडनी में जुड़ा हुआ, एड रीनल वर्ड मतलब एड रीनल, ठीक है, किडनी पर जुड़ा हुआ, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है ना बेटा। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम याद रखिएगा आप, ठीक है। हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज करते हैं हमके, है ना। प्लूरल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम जो प्लूरा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम जो है वो प्लूरल कैविटी, ये सब वर्ड हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड भी हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, है ना। किडनी कैसे होती है बेटा, तो किडनी इज ए रेडिश ब्राउन वीन शेप स्ट्रक्चर, वीन का मत बोले तो इस तरह का शेप का बेटा, वीन शेप, है ना, वीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। छोटा सा डिटेल बता दें, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में इसका पोजीशन होता है, और ये कहां होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल इनर वॉल पे। डॉर्सल बोले तो पीछे के पीछे, यहां कई फिल्मों में दिखाते हैं, कई फिल्मों में दिखाते हैं कि भैया कि एक आदमी की किडनी निकाल ली, कहां से निकाल ली, यहां से निकाल ली। अरे यहां से किडनी नहीं निकलती, किडनी यहां, किडनी का ऑपरेशन यहां से नहीं होता, ठीक है, साइड से, पीछे बैक से होता है, डोर्सल सर्फेस से होता है, ठीक है, ठीक। तो अभी क्या बात है, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो है किडनी जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, क्लियर। फिर हर एक किडनी जो होती है एडल्ट की, ह्यूमन एडल्ट की किडनी जो होती है, उसकी लंबाई की बात करें हम, की लंबाई चौड़ाई की, तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वेट एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, और इसका एवरेज वेट होता है 120 से 170 ग्राम, ठीक है। अब आप सोचिए, है ना, ये यदि आप जो है इसकी बजाय जो डायलिसिस मशीन होती है, आप सुनिएगा ध्यान मार के, मैं बत्ती की बात बोल रहा हूं, जो डायलिसिस मशीन होती है, उस डायलिसिस मशीन का काम होता है कि वो किडनी के समान काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायलिसिस मशीन जो है उसका वजन जो है वो 85 से लेके उसका वजन जो है वो 135 किलो के आसपास होता है। डिपेंड करता है किस ब्रांड का डायलिसिस मशीन है, कितना बड़ा है, कितनी कैपेसिटी का मशीन है। तो ये 100 किलो ऐसा मान लेते हैं, तकरीबन मैंने एवरेज निकाला, मैंने कहा एवरेज जो है वो 100 किलो की जो मशीन होती है वो एक किडनी के समान काम करती है, एक किडनी के समान काम करती है, एक किडनी के समान काम करती है 100 किलो की मशीन के। अब आप सोचिए ईश्वर का क्रिएशन देखिए आप कि 125 ग्राम, 120 से लेके 170 ग्राम, मतलब सोचिए 1 किलो का 5वां भाग भी नहीं है, 5वां छठा भाग, 120 से 170 ग्राम की एक किडनी जो है वो इतनी बड़ी मशीन का काम कर सकती है। उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देखो ये ऑटोमेटिक काम करता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने अमर्जिंग ऑर्गन है, इसका विकल्प ढूंढते ढूंढते हमको जो है बड़ी बड़ी मशीनें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, अब देखो मैंने क्या कहा, ये बीन शेप है, मतलब मैंने आपको बताया कि किडनी क्या होती है बेटा, वो आपकी होती है बीन शेप, ठीक है, ये हुआ बीन शेप। जाहिर सी बात है वीन में क्या होता है, वीन में एक हिस्सा कैसा होगा बेटा, एक हिस्सा अंदर की ओर वो धसा हुआ होगा, ये हिस्सा देखो, ये दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। कौन
कि कॉनकेव सरफेस दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम हाइलम कहते हैं। और हाइलम वो पॉइंट होता है जहां से यूरेटर बाहर निकलता है, जहां पर रीनल आर्टरी आकर जुड़ती है, जहां से रीनल वीन बाहर निकलती दिखाई पड़ती है, जहां पे नर्व एंटर करती है, मतलब आर्टरी, जिसको आप देखो रेड वाला दिख रहा हो, रेड वाली रीनल आर्टरी है, ब्लू वाली रीनल वीन है इसमें, और यूरेटर दिखाई पड़ रहा है। तो हाइलम इज द कॉनकेव प्लेस जहां पर कि किडनी में सभी सप्लाई आके जुड़ती है, यह सप्लाई वहां से बाहर निकलती है। यूरेटर किडनी से बाहर निकलता है, रीनल वीन अंदर, आर्टरी अंदर आती है, रीनल वीन बाहर निकलती है, नर्व सप्लाई भी यहां से आती है। दैट इज दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर कि सभी अटैचमेंट जो है वो जुड़े होते हैं कहां पर, किडनी में, ठीक है ना। सभी तरह की सप्लाई वहां पर जुड़ती है, उसे हम हाइलम कहते हैं। फिर इनर टू दी हाइलम इज ए ब्रॉड फनल स्पेस, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। अब रीनल पेल्विस क्या होता है बेटा, रीनल पेल्विस क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, रीनल पेल्विस होता है वो जगह होती है जहां पर आकर, जहां पर जो है वो हाइलम आगे, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि किडनी है, इस किडनी में हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस किडनी के अंदर दिखाई पड़ रहा है हमें, ये तो हो गया आपका हाइलम वाला हिस्सा, ये हो गया हाइलम वाला हिस्सा हो गया। मैं इसको किस अलग कलर से करता हूं, ब्लैक से करूं उसको, ठीक है। ये आपका हाइलम वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। जब ये जुड़ा ना तो ये फनल के समान ब्रॉड हो गया। फनल देखा आपने, फनल का मतलब होता है ऐसा, फनल के समान ये ब्रॉड हो गया, ठीक है। तो ये जो फनल शेप ब्रॉड हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसे रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट आके खुलते हैं, जिन्हें हम कैलाइसिस बोलते हैं, हम रीनल कैलाइसिस बोलते हैं, रीनल कंपार्टमेंट्स कहते हैं इनको। देखो ध्यान से, माइनर कैलिक्स आप देख रहे हो इसमें, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, ट्यूब जैसी ओपनिंग होती है, वो अंदर पेल्विस में आके वो खुलती है, और पेल्विस में यूरिन इकट्ठा होता है, और यहां से फिर जाता है वो यूरेटर से आगे निकलता है उठ के, ठीक। इनर टू हाइलम से अंदर ब्रॉड फनल के समान हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, स्पेस दिखाई पड़ता है, उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। और इसमें कैलाइसिस आके जुड़ते हैं, और ये कैलाइसिस क्या होते हैं, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। छोटी ट्यूब को माइनर कैलिक्स बोलते हैं, इसके मिलने पे एक बड़ी ट्यूब बनती है, उसे मेजर कैलिक्स कहते हैं। और ऐसी कई सारी बड़ी ट्यूब जो है वो एक खाली जगह पे फनल के समान जगह पर जाकर खुलती है, उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। फिर किडनी में जो आउटर लेयर होती है वो थिक टफ कैप्सूल लेयर की बनी होती है, देयर इज ए थिक टफ कैप्सूल लेयर होता है, कैप्सूल लेयर कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं इसको, हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। एक टफ लेयर होती है इसमें। और किडनी के अंदर हमको दो जोन दिखाई पड़ते हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। याद रखिएगा, किडनी के अंदर हमको दो जोन दिखाई पड़ते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। पर एक बात खास यहां पे होती है कि रीनल कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा, ध्यान से बात सुनिए, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा मेडुला के अंदर तक धसा होता है। रीनल कॉर्टेक्स का हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर जिसको आप दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पेरीफेरी वाला आपको अलग दिखता हो, बीच वाला आपको अलग दिखता हो, तो पेरीफेरी वाले को हम कॉर्टेक्स कहते हैं बेटा, और बीच वाले को हम मेडुला कहते हैं। तो यहां पर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला में क्या होता है कि कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा जो है वो मेडुला के अंदर तक धसा होता है, इसलिए मेडुला हमको जो है कैसा दिखाई पड़ता है, हमें वो जो है बटा बटा या अलग अलग हिस्सों में हमको मेडुला दिखाई पड़ता है। मेडुला हमको जो है कौन शेप या पिरामिड के शेप के हमको दिखाई पड़ते हैं। देखिए मेडुला आपको जो है वो रियल मेडुला आपको कौन शेप या पिरामिड के शेप के आपको वो दिखाई पड़ते हैं, देखिए आप, है ना, दिख रहे हैं, है ना। और रीनल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो रीनल मेडुला में धसा होता है उसे कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, वर्टिनिस कॉलम कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं उसको, कॉलम ऑफ वर्टिन। तो कॉलम ऑफ वर्टिन क्या होता है बेटा, ये रीनल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होता है जो मेडुला को दो को जो है वो अलग अलग सेग्रेट करता है, उसे अलग अलग हिस्सों में वो बांट देता है। तो अभी इतना समझ लीजिए पहले कि किडनी में दो जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। मेडुला जो है वो कई सारे कॉनिकल मासेस में बटा होता है, उन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, वो पिरामिड के समान दिखाई पड़ते हैं। और ये जो होते हैं ये छोटी छोटी ट्यूब में खुलते हैं ये हिस्से, जिन्हें हम कैलाइसिस कहते हैं। तो माइनर कैलिक्स में खुलेंगे, जब माइनर कैलिक्स के मिलने पर मेजर कैलिक्स बनेगा। और ये कैलिक्स कहां खुलते हैं, ये खुलते हैं रीनल पेल्विस में जाके खुलते हैं। अभी हमने बात किया था रीनल पेल्विस क्या होता है, फनल से स्ट्रक्चर होता है। कैलिक्स क्या होते हैं, ये ब्रॉड ट्यूब होते हैं। तो ब्रॉड ट्यूब जो मेजर कैलिक्स जो है वो माइनर कैलिक्स के मिलने बनता है, और माइनर कैलिक्स में रीनल पेल्विस का जो पिरामिड में एक सिरा होता है, टॉप नोच होती है, वो उसमें खुला होता है। देखिए ध्यान से जरा, है ना, क्या लिखा है, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, इन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड ये हो गया, मेडुलरी पिरामिड ये है, दिस इज द मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है ना, पिरामिड के समान दिख रहा है, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। हम यहां पे ऐसा बना लेते हैं इसको, हमने कहा दिस इज द मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है इसका, ये यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे ओपन करेगा, इसे बोलेंगे माइनर कैलिक्स बोलेंगे। और ये ऐसे माइनर कैलिक्स के मिलने पर मेजर कैलिक्स बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना नहीं है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है।
मैं आपको डीपीएस के अंदर भी दूंगा बेटा, मैं आपको टेस्ट के अंदर भी दूंगा आपको, मैं तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। और आपके जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, उनमें भी दूंगा। कई बच्चे बोल रहे हैं सर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का हम कैसे फायदा उठा, तो मैं कहता हूं आपसे बेटा कि आपको एग्जाम समझ के देना है भाई। कोई बात नहीं, अभी 400 नंबर आया, 500 नंबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम कितना हर मॉक टेस्ट में कितना हम इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ठीक है। द कॉर्टेक्स, अब देखो ये आ गया ना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम, इसे कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं, इसे वर्टिनीस कॉलम कहते हैं हम, है ना, इसके लिए हम कॉलम ऑफ वर्टिन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट इमेज लेवलिंग के लिए आएगा, तो प्लीज अपनी वर्कबुक में जरूर इसको बेटा एक बार जो है वो पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको वर्कबुक मिला हुआ ना, जो रेगुलर बैच के बच्चे उनके पास वर्कबुक होगा, है ना। क्रैश में भी एक्सेस करने मिलेगा सारा मटेरियल आपको बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसको बेटा अच्छे से ना, इसको इसकी लेवलिंग अच्छे से कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको आप। हर एक किडनी में, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन 10 लाख के आसपास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ब्रेन की सेल्स की यूनिट क्या है, वो न्यूरॉन्स है। लिवर की क्या है, हेपेटोसाइट है, हेपेटिक क्या था, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटोसाइट के। यहां पर क्या बात कर, नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो होती है क्या, नेफ्रॉन होते हैं उठ के। तो नेफ्रॉन जो होते हैं ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है, इस किडनी की ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। कितना होता है एक किडनी में, 1 मिलियन 10 लाख के आसपास होते हैं, ठीक है। देखो हम ये एक सिंगल नेफ्रॉन देख रहे हैं, एनसीईआरटी का ही इमेज है, इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है। यानी क्या होता है कि देखो बेटा, ऐसे याद रखना है, कुछ कुछ वर्ड दिमाग में डाल लो आपके। एफरेंट याद करने में दिक्कत होती है, एफरेंट मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला इज एफरेंट, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको आने वाला, एफरेंट। आ रहा है जो सब ब्लड सप्लाई अंदर आ रहा है वो एफरेंट के, ठीक है। इफरेंट एग्जिट होने वाला, ई फॉर एग्जिट, इफरेंट एग्जिट होने वाला, बाहर जाने वाला, इफरेंट। क्योंकि कई बच्चे एफरेंट और इफरेंट में ही कंफ्यूज रहते हैं उनके, तो एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, आर्टरी का एक सप्लाई जो है वो आएगा कहां पर, जो आपके नेफ्रॉन है वहां तक आएगा वो। और नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन इज ए लॉन्ग ट्यूब, के वो एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इट इज ए कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसमें कई सारे फोल्ड्स हमको देखने मिलते हैं हमके। तो क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन तक आता है, इससे बाहर निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल, और जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आता है तो वो बकायदा एक गुच्छा बनाता है। वो क्या करता है, वो कैपिलरी का एक गुच्छा, एक बंच ऑफ कैपिलरी का एक गुच्छा बनाता है, और उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस के। इट इज ए बंच ऑफ कैपिलरी, एक गुच्छा बनता है जो अधिक से अधिक जो है वो जो ब्लड को जो है वो फिल्टर करने में रोल प्ले करता है, तो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये गुच्छा जो है एक कप समान, नेफ्रॉन का अगला हिस्सा जो है वो कप समान स्ट्रक्चर से बना होता है। उस कप के अंदर, जैसे मैंने कहा ये कप समान स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक कप समान स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कप समान स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये आया और इसने ऐसे बंच को बनाया और बाहर निकल गया, ठीक है। ये कहलाता है बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं इसे, ठीक है। और ये सबसे पहली यूनिट होती है नेफ्रॉन के अंदर, जहां पर कि ब्लड को फिल्टर करके जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर डाला जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, के ग्लोमेरुलस ब्लड को लेके आता है और वो ब्लड को छानकर वोमन कैप्सूल के अंदर जो है वो अंदर ट्यूब्यूल के अंदर डाल लिया जाता है। इसके बाद वो हिस्सा ट्यूब्यूल का, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब के समान स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो बोमन कैप्सूल के सबसे पहले पास में होता है, जो ग्लोमेरुलस के पास में होता है, पहले होता है, उसे बोलेंगे पास वाला, बोलेंगे उसे हम पास वाला। पास वाला मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल बोले तो प्रॉक्सिमल। अब ये बच्चे यही रटते रहते हैं प्रॉक्सिमल के, तो मैं कहता हूं बेटा जो समीपस्थ जो होता है प्रॉक्सिमल, वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, जो मुड़ा तुड़ा है, जो मुड़ा तुड़ा है उसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मुड़ा हुआ करके। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई पड़ा हमें। इसके बाद ये आगे बढ़ा और एक यू शेप का हिस्सा
मेडुला में जाके धस गया। अब ये कहां प्रेजेंट है, जो जो बोमेन कैप्सूल हुआ, ग्लोमेरुलस हुआ, ये रीनल कॉर्टेक्स में थे। ये कहां थे, रीनल कॉर्टेक्स में थे। कॉर्टेक्स के बाद जब पीसीटी निकला, पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कॉर्नेट ट्यूब्यूल निकला, ये मेडुला में जाके अंदर धस गया। मेडुला में जाकर अंदर धस गया तो क्या बोला इसको हमने, ये यू शेप का एक लूप बनाएगा, उसे लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, उसे लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। नीचे जाएगा यू शेप का ट्यूब नीचे गया अंदर, मेडुला में धसा और वापस लौट के ऊपर आ गया, और के इसे क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले बोलेंगे हम। ठीक है, फिर टिब्यूल का वो हिस्सा जो सबसे आखिर में होता है, दूर वाला, ठीक है, डिस्टल, ये शायद ठीक है, दूर वाला डिस्टल, मुड़ा तुड़ा है तो डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल बोल दिया उसको हमने, दूर वाले को डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल बोल दिया हमने। ठीक है, और फिर जो सारे टिब्यूल से यूरिन कलेक्ट करेगा वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है ना। फिर जो आर्टरी का जाल, जो कैपिलरी का जाल, जो कैपिलरी जो होता है उसका एक हिस्सा जो है वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है, उसे वासा रेक्टा कहते हैं। ये भी यू शेप का होता है। ये वासा रेक्टा जो है कहता है, वासा रेक्टा इज दी कैपिलरी का एक नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है। तो पहले तो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो बेटा, यानी क्या लिखा है एनसीईआरटी में उसको तो हम याद कर लेंगे, रटने की कोशिश भी करोगे आप उसको, लेकिन मैं कहता हूं पहले समझ लो आप कि देखो है ना, आने वाली आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, गुच्छा बनाया, ग्लोमेरुलस, बाहर निकल गई इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर गुच्छा कहां पर प्रेजेंट है, कप समान जो है बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल के पास वाला ट्यूब का हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर यू शेप का होके ये मेडुला में जाके धस गया है, लूप ऑफ हेनले, बाहर निकल के आया, दूर हो गया ये, दूर वाला डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और ये कहां जाके खुला, कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुला ये, और जो कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, वो वासा रेक्टा है। अब बताओ क्या है इसमें, यानी पहले तो आपको स्ट्रक्चर एकदम दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, हर नेफ्रॉन में दो हिस्सा होता है बेटा। एक हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस होता है, जो कि वास्तव में क्या होता है, कैपिलरी के जाल से बंच से बना होता है। दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल के, ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस जो होता है वो कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, टफ्ट होता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर आने बनता है। टफ्ट बोले तो क्या होगा बेटा, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है एफरेंट आर्ट्रियोल के। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है बेटा, आने वाला आर्टेरियोल, आर्ट्रियोल जो है उसके डिवाइड होने पे क्या बनेगा, कैपिलरी बनेगा। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो फाइन ब्रांच होता है रीनल आर्टरी का, जो आएगा अंदर यानी बोमेन कैप्सूल में आएगा अंदर, और टफ्ट ऑफ कैपिलरी के गुच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, ग्लोमेरुलस से क्या होता है बेटा, जो है ब्लड बाहर निकलेगा किसके थ्रू, इफरेंट आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर निकलेगा, इफरेंट एग्जिट होने वाला के भाई, अंदर ब्लड आया है तो कोई गुच्छा तो फिल्टर होने के बाद बाकी ब्लड बाहर भी तो निकलेगा उसमें के, ये तो एक पूरा का पूरा क्लोज सर्किट है ना बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी में, तो अंदर आया है तो बाहर भी निकलेगा ब्लड, नेटवर्क के अंदर ही ब्लड हमेशा रहेगा प्रेजेंट। फिर रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है एक डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर से, उसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस को जो है वो इनक्लोज करता है। देखा था अभी हमने, मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो है ये ऐसा कप शेप क्या होगा, ऐसा डबल वॉल कप शेप ग्लोमेरुलस दिखाई पड़ रहा है, वो हमको बोमेन कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल आया अंदर बंच बनाया, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल आया अंदर बंच बनाया, और इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकल गए, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर भी, एनिमेशन को ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस को कवर, तो ग्लोमेरुलस से जो है वो ब्लड फिल्टर होगा बेटा, और ये निकल के कहां जाएगा, ये जाएगा कहां पर, ये रीनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं इसे हम। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ मिलाकर हम मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस को और बोमन कैप्सूल को एक साथ मिलाकर हम मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल कहते हैं, इसको रीनल कैप्सूल। ठीक है ना, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल नहीं बोला बेटा मैंने, मेल्पिजियन बॉडी लिखा है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। ठीक है, मेल्पिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल्स कहते हैं इसको हम। ठीक है, देखिए ना, अगेन एनसीईआरटी का इमेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, याद रखना के, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, और जो गुच्छा दिखाई पड़ रहा है वो क्या बेटा, वो ग्लोमेरुलस है, बाहर बोमन कैप्सूल देख रहे हो, बोमन कैप्सूल जुड़ा होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल जुड़ा होता है। ठीक है, और ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीनल कैप्सूल को, ये हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। ठीक है बेटा, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द ट्यूब्यूल continues further to form a highly coiled network proximal connective tubule, मैंने कहा ना पास वाला
क्वाइल्ड, मुड़ा थोड़ा घुमा हुआ सा ट्यूब्यूल दिखाई पड़ेगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बोलेंगे इसको हम, ठीक है। फिर ए हेयरपिन शेप हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब एक तो पहले, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आप ये आ रहे हो, सबसे पहले बोमन कैप्सूल है, उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हैंडले है, उसके बाद क्या है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। ये पूरा सीक्वेंस दिमाग के अंदर रहना चाहिए हमको के। तो एक हेयरपिन के समान हमें एक हेयरपिन देखा आपने, अरे हेयरपिन हम सबने देखा होता भाई, लड़कियों का हेयरपिन है ये, देखो ऐसा ऐसा होता है ना, जूड़ा वूड़ा बनाने में बड़ा काम आता है, ठीक है ना। ये सब तो जानकारी तो होना चाहिए ना, सामान्य ज्ञान की जानकारी है। तो हेयरपिन लूप एनसीईआरटी लिख रहा है, मैं थोड़े ना मन से बता रहा हूं के। हेयरपिन लूप जो होता है के, वो हेयरपिन के शेप का जो है वो हैंडलेस लूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नीचे जाने वाला, ठीक है, डिसेंडिंग लिंब के, ठीक है, मैंने कहा आपसे डाउन डिसेंडिंग, ठीक है, अप असेंडिंग, एसेंड करने वाला, ऊपर आने वाला असेंडिंग लिम्ब के। तो पहले क्या होगा, पहले आएगा डिसेंडिंग लिम्ब। अब प्रश्न उठता है कि ये डिसेंड कहां कर रहा है, मतलब लूप ऑफ हैंडले डिसेंड करके जा रहा है तो कहां जा रहा है, ये रीनल मेडुला में जा रहा होता है बेटा। कहां जा रहा होता है, ये रीनल मेडुला में जा रहा होता है। और एक मजे की बात ये, जितना अधिक कॉन्सेंट्रेट यूरिन निकालने वाला एनिमल होगा, जिस एनिमल में जितना अधिक कॉन्सेंट्रेट यूरिन बाहर रिलीज होगा, उसका लूप ऑफ हैंडले उतना लंबा होगा, उतना गहरा जाएगा मेडुला तक उठ के। मेडुला जो होता है उसमें ही जो है यूरिन का पूरा कॉन्सेंट्रेशन का जो खेल है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, वो सब कुछ कहां होता है, वो सब कुछ जो है वो क्या होता है, वो लूप ऑफ हैंडले के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये इसमें डिसेंडिंग और जो है क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है बेटा, ठीक है। फिर असेंडिंग लिम्ब जो है कंटिन्यू करता है आगे तक, आगे जाके वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाकर कन्वर्ट होता है। मैंने कहा दूर वाला ट्यूब्यूल का हिस्सा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहलाता है, ठीक है ना। मैंने एकदम अटेंटिव रहिए बेटा। यानी ग्लोमुलस बोमन कैप्सूल का था, वहां से पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हैंडले का डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, देन कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डीसीटी में, वो कन्वर्ट डीसीटी, ठीक है। फिर डीसीटी, कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक लंबी ट्यूब में खुलते हैं और उस लंबी ट्यूब को हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक सिंगल नेफ्रॉन के लिए नहीं होती है, आप देख रहे हैं इसमें इमेज में दिखाई पड़ रहा है आपको। कलेक्टिंग डक्ट को ध्यान से देखिए, कई सारे नेफ्रॉन अपनी अपनी ओपनिंग अलग अलग जगह पर इसमें जो है वो खोल रहे होते हैं इसमें, यानी डीसीटी जहां आके जुड़ता है वो जगह होती है कलेक्टिंग डक्ट होता है, क्या, ठीक है। और ये मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है माइनर कैलाइसिस में जाके ओपन करता है, और माइनर कैलाइस मेजर कैलाइस में जाके ओपन करता है, और मेजर कैलाइस जो होता है वो रीनल पेल्विस में ओपन करता है, और रीनल पेल्विस ओपन करता है यूरेटर में जाता है, और यूरेटर से आती है यूरिन ब्लैडर में। ये यूरिन का तरीका है, ठीक है, आने का। द मेलपिजियन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इस आर सिचुएटेड कॉर्टिकल रीजन। देखिए मेलपिजियन कैप्सूल कहां होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है, रीनल कॉर्टेक्स में, पीसीटी रीनल कॉर्टेक्स में, डीसीटी रीनल कॉर्टेक्स में। इसका मतलब यह हो गया कि मेडुला में क्या होता है, मेडुला के अंदर कौन गया था, वो गया था लूप ऑफ हैंडलेट के, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मेलपिजियन कैप्सूल। मेलपिजियन कैप्सूल बोले तो बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमुलस को मिलाकर मेलपिजियन कैप्सूल बोल रहे हैं बेटा। पीसीटी डीसीटी जो होता है, अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चला मैं बोले चले जा रहा हूं पीसीटी डीसीटी, और तुमने कहा कि सर हमारा तो फ्यूज ही उड़ गया, ये क्या पीसीटी मीसीटी के। अरे यार ट्यूब की बात कर रहे हैं हम, क्या बोला मैंने आपसे, सिंपल ट्यूब। मैंने आपको बताया इतने सिंपल तरीके से कि ट्यूब होती है, ठीक है, छानने का काम कर रही होती, पास वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल, दूर वाला डिस्टल, ठीक है। लूप ऑफ हैंडले, एच फॉर हैंडले, एच फॉर हेयरपिन, हेयरपिन के समान हैंडले लूप, यही बात किया ना हमने, और क्या, ठीक है। चलिए तो अभी क्या कहा मैंने आपसे, कहा कि जो लूप ऑफ हैंडले होता है यही जो है वो मेडुला के अंदर जाता है, बाकी सभी हिस्सा कहां होता है, वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है, ठीक है ना। फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हैंडले बहुत छोटा होता है, वो मेडुला में बहुत थोड़ा अंदर जाता है, गहराई तक नहीं जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द हिस्सा उसका केवल कॉर्टेक्स के अंदर था, उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनमें लूप ऑफ हैंडले बहुत छोटा होता है, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा मेडुला के अंदर जाता है, अदरवाइज वो बड़े छोटे साइज के लूप ऑफ हैंडले होते हैं, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन जो होते हैं, जो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में, यूरिन को के फॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये वो नेफ्रॉन होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है और वो मेडुला में, रीनल मेडुला में काफी गहराई तक जाता है, इन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो प्लीज याद रखना इसको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये रीनल मेडुला में काफी गहराई तक जाते हैं। ठीक है, फिर हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर दी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के? तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है बेटा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ये इफरेंट आर्टरियोल से निकलती है और ये कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इस जो है वो पूरे रीनल ट्यूब। देखो अब क्या होता है, देखो एक तो क्या हुआ था, एक तो आया था एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल वुमेन कैप्सूल में आया, ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हो गया, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल निकला, लेकिन इफरेंट आर्टरियोल सीधा बाहर नहीं गया, उसने एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क ने पूरे लूप ऑफ हेनले को, पूरे के पूरे ट्यूब्यूल को, पीसीटी डीसीटी सब जगह पे उसको कवर किया, क्योंकि हर जगह पे पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले हर जगह पर जो है वो वो एक्शन चल रहा होता है। भाई मान लो किडनी ने फिल्टर किया, उसने कहा भाई सोडियम हमको नहीं चाहिए, वापस निकाला किडनी से, ने कहा कि सोडियम बॉडी में ऑलरेडी कम है, वापस डालो इसको, तो वापस कहां लौटाएगा? एंड रीनल ट्यूब्यूल वापस लौटाएगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड की कोई सप्लाई तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो मतलब रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं उनके पैरेलल हमेशा कैपिलरी का नेटवर्क चल रहा होता है। ध्यान से बसना, ट्यूबुलर के पास कैपिलरी का एक नेटवर्क चल रहा होता है हमेशा जो ट्यूबुलर हिस्सा है, ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के पास कैपिलरी का एक जाल या नेटवर्क चल रहा होता है, इसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। कि पूरे रीनल ट्यूब्यूल को आप कवर करता है। ठीक है, और ऐसा वेसल जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होता है, यू शेप का होता है और लगातार लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा होता है, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। क्लियर? वासा रेक्टा जो होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रिड्यूस होगा या एब्सेंट हो सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हमेशा आपको वासा रेक्टा जो है वो देखने मिलेगा। नेवर इट इज नेवर बी एब्सेंट, ये एब्सेंट, क्योंकि वो यदि एब्सेंट हो गया तो एक्सचेंज किसके बीच करेंगे? यूरिन फॉर्म कैसे करेंगे? यूरिन फॉर्म करने के लिए ब्लड की सप्लाई और ट्यूब्यूल दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, क्या अंदर चाहिए, क्या बॉडी को चाहिए वापस देना है, यानी बॉडी को क्या वापस देना है तो वो कैपिलरी में डाल देगा। क्या एक्स्ट्रा कैपिलरी से निकाल के बाहर कर लेना, वहां से ले लेगा ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल के बीच ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार ऊपर एक्सचेंज हो गया तो बात खत्म हो गई, नहीं, एक्सचेंज लगातार ट्यूब्यूलर हिस्सों में चल रहा होता है। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम बात करेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यूरिन के फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप तो है छानना, फिल्टर करना, फिर एक्सचेंज करना, फिर कॉन्सेंट्रेट करना और फिर बाहर निकाल देना यूरिन को। ठीक है, देखिए यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है फिल्ट्रेशन, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, जो वापस चाहिए उसको वापस रिक्लेम कर लीजिए, रिक्लेमेशन कर लीजिए उसका, और बाहर निकाल दीजिए, सीक्रेट कर दीजिए। मतलब सबसे पहले तो एक पूरा ओवरऑल ब्लड का बड़ा हिस्सा फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे इसको हम। इसके बाद जो फिल्टर होकर ट्यूब के अंदर आ गया, उसमें से जो केमिकल बॉडी को वापस भेजने हैं, ध्यान से बसने, जो केमिकल बॉडी को वापस भेजने हैं उनको बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, और जिन केमिकल को बाहर निकालना है उनको वापस से ट्यूब्यूल के अंदर डाल देगी वो। ठीक है, इसे बोलेंगे हम सिक्रीशन बोलेंगे इसको हम। ठीक है, ये नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होता है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि पीसीटी जो है, पीसीटी में सबसे अधिक रीएब्जॉर्प्शन, सबसे अधिक पुनः शोषण, यानी वापस से जो है वो जिन चीजों को वापस को बॉडी को वापस, यानी फिल्टर जब हुआ ना, तो फिल्टर होने में तो बहुत सारा निकल के बाहर आ गया बोबन कैप्सूल में, लेकिन वहां से जो है कुछ चीजों को वापस बॉडी में वापस भेजना है, तो वो पीसीटी में मेन काम होता है पीसीटी में। और किस लास्ट आखिरी मौका है जिसको बाहर निकालना है, बाहर भेज दो, वो काम होता है डीसीटी में। यानी सबसे अधिक सीक्रेशन डीसीटी में होता है, सबसे अधिक रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है बेटा। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप
यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है ब्लड को फिल्टर करना, और जो होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में होता है। तो मतलब ग्लोमेरुलस जो ब्लड लेके आता है उस ब्लड को जो है वो बाय प्रेशर, हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है उसके चलते वो प्रेशर के वो क्या होता है वो बोमेन कैप्सूल तक पहुंचता है। इस चीज को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब होता है कि ब्लड को फिल्टर कर। अब इसमें क्या नहीं होगा, आप जब ब्लड को फिल्टर करेंगे ना तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो आपके जो बड़े साइज के प्रोटीन है वो फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे उठ के। फिल्ट्रेट में जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, आयंस के मेटाबॉलिक वेस्टेज वो सब फिल्टर्स में आ जाते हैं के। तो फर्स्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ये ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ऑन एन एवरेज, एक औसत के अनुसार 1100 से लेके 1200 ml ऑफ ब्लड के, यानी तकरीबन आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसका 1/5 मान लीजिए आपके, तो जो है वो मैंने कहा 5.5 लीटर एक व्यक्ति में बॉडी में ब्लड होता है, 1/5 मान लीजिए आप, उतना ब्लड जो है वो हर मिनट जो है आपकी किडनी जो है वो उसको फिल्टर कर रही होती है के। मतलब दोनों किडनी मिलकर जो है वो तकरीबन आपकी जो हम किडनीज की बात करें तो आपकी जो किडनीज है वो 1/5, दोनों किडनी का मिलाकर बात कर रहे हैं। किडनीज दिखा, ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनीज के, तो हमारी किडनी जो होती है प्रति मिनट जो है वो 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ ब्लड को फिल्टर कर रही होती है कि जो हमारे पूरे ब्लड का जो है 1/5 हिस्सा होता है। ठीक है, जो हार्ट एक मिनट में पंप करता है। ठीक, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर के अंदर जो कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरी है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो फिल्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 3 लेयर, ब्लड को 3 लेयर से फिल्टर जो होता है उसमें छलनी लगी होती है, जो फिल्टर होता है जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पे जो छलनी लगी होती है, भाई चाय को छानते क्या करते हैं, छलनी रहते हैं, छलनी में हम जो है चाय को डाल देते हैं तो पत्तियां ऊपर है, क्योंकि छेद बारीक है, चाय की पत्ती यदि जो है वो उससे क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन यदि आपने बड़े यदि आपने जो है ब्रॉड छेद वाली छलनी ले लिया, चाय का पत्ती भी नीचे चला जाएगा, तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है, यहाँ पे भी लेयर जो होती है उससे जो है वो ब्लड को छानते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक, अब ये क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा जो है वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है ना उसकी अपनी एंडोथेलियम, वो एक परत के समान काम करती है, यानी पहली लेयर जो फिल्ट्रेशन रोल प्ले कर रही है वो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल के। ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल या ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है उसकी अपनी एंडोथेलियम होती है, वो पहली परत हो गई। फिर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच वाला हिस्सा। उसके बाद होता है बोमेन कैप्सूल की अपनी लेयर, तो इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल की इपिथेलियम होती है। तो ये जो लेयर होती है ये सीक्वेंस क्या होगा, आप यदि सीक्वेंस आप कैपिलरी से लेकर जो है बोमेन कैप्सूल तक जाए तो होगा, सबसे पहले होगा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, उसके बाद होगा बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। ठीक है ना। ठीक, फिर बोमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम पोडोसाइट बोलते हैं, इनको पोडोसाइट। ये जो सेल होती है ये सेल के बीच में बारीक बारीक से गैप स्लिट बने होते हैं, यानी ऐसा मानते हैं कि जो बोमेन कैप्सूल की जो इपिथेलियम होती है उनकी जो सेल्स होती है इपिथेलियल सेल को हम पोडोसाइट कहते हैं। ये अपने आप को ऐसे अरेंज करती हैं कि इनके बीच में बारीक बारीक छेद होते हैं, और इन छेद को क्या बोलते हैं, इनको हम जो है स्लिट पोर्स कहते हैं, इनको फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या स्लिट पोर कहते हैं। आप देख रहे हैं, आपको एनिमेशन में देखिए आपको एंडोथेलियम दिखाई पड़ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है, और इपिथेलियल पोडोसाइट दिखाई पड़ रहे हैं। पोडोसाइट में आप देख रहे हो बीच बीच में छोटे छोटे गैप बने हुए हैं, और इन गैप से जो है ब्लड फिल्टर हो सकता है, और इन गैप को हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं या स्लिट पोर कहते हैं। एनिमेशन को जरा ध्यान से देखिए बेटा ना, चीजों को समझिए, रटना नहीं है बेटा, रटने से कैसे काम बनेगा, चीजों को अच्छे से बेटा समझना है हमको। ठीक है, चलिए, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली, ब्लड इतना बारीकी से फिल्टर होता है इन मेम्ब्रेन से कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, सभी जो है वो प्रोटीन को छोड़ दीजिए आप, ब्लड काप्सल्स को छोड़ दीजिए आपके, तो जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट उनको छोड़ के बाकी आप देखेंगे प्लाज्मा के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट। प्लाज्मा देखिए बेटा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सेल से वो नहीं जाएंगे, कि प्लाज्मा की बात चल रही है, प्लाज्मा में से आप प्रोटीन को छोड़ के बाकी सभी हिस्से जो है फिल्टर होकर यहां आ जाएंगे। इतना बारीकी से फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो बारीकी से काम होता है उसके लिए अल्ट्रा वर्ड यूज होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं हम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट
1 मिनट में किडनी कितना अमाउंट फिल्टर कर पाती है, कितना अमाउंट फिल्ट्रेट का आ पाता है, उसे हम जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं साहब? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जीएफआर, एक हेल्दी व्यक्ति का जो जीएफआर होता है बेटा वो कितना होता है? 125 ml पर मिनट के, एक जो है 125 ml पर मिनट, वेरी वेरी मिनट के। पूरे दिन भर में देखोगे तो 180 लीटर के, मतलब इतना। यदि आप सोचिए कि यदि मान लो हमारी किडनी इफेक्टिवली काम ना कर पाती होती और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट ना कर पाती होती ना, तो हमको 200 लीटर पानी पीना पड़ता है एक दिन में, जो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आप सोचिए ना, 180 लीटर पानी कम से कम हमको पीना पड़ता। तो हमारा जो जीएफआर है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो आप छानते हैं उसको हमारी बॉडी रिक्लेम कर लेती है, ठीक है, वापस ले लेती है। इसलिए जो है इतना सारा वाटर की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है। तो जीएफआर जो होता है एक हेल्दी व्यक्ति का, वो कितना होता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है ना? ठीक। किडनी में इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है, वो अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है वो अपना मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। किडनी के अंदर बाकायदा जो है ऐसी मैकेनिज्म होती है कि कब जीएफआर को बढ़ा देना है, कब कम कर देना है। जीएफआर को जो है जीएफआर को मेंटेन करने के लिए, मतलब बढ़ा देने का मतलब जीएफआर को मेंटेन करने के लिए किडनी काम करती है। वो चाहती है कि जीएफआर गिर जाएगा तो किडनी शट ऑफ हो जाएगी। रीनल शटडाउन का मतलब क्या होता है? रीनल शटडाउन या किडनी बंद होने का मतलब होता है कि किडनी काम करना बंद कर दी है, मतलब इतना प्रेशर गिर गया उसके अंदर। कई बार जो है लो ब्लड प्रेशर का एक बड़ा खतरा ये होता है कि कई बार लोगों का किडनी शटडाउन कर जाता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के अलावा कई सारी दवा जो है वो बीमारियों में हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति का बीपी लगातार नीचे गिर रहा है और उसकी किडनियां एकदम से काम करना बंद कर दी, तो रीनल शटडाउन बोलते हैं उसी कंडीशन को। तो उसके लिए क्या था, बॉडी के पास में बकायदा बॉडी बहुत फाइट करती है, इसके लिए बड़ा जो है वो इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है मेंटेन करने का। और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं, JGA। और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन निकल के सामने आता है और उसका नाम है रेनिन। ठीक है, RENIN, रेनिन। एक है RENIN के रेनिन, वो है क्या है? वो एंजाइम है, पढ़ा है ना हमने कहां पे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बेटा। ठीक है, ठीक। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कुछ सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। और बेसिकली ये कहां होता है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां होता है? ये DCT पे होता है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल के जंक्शन में, यानी DCT और एफरेंट आर्टेरियोल के जंक्शन जो होता है, एफरेंट आर्टेरियोल DCT के पास में ये पाया जाता है। इट इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन जहां पर जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी देखने मिलेंगी आपको। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल के लोकेशन पे होता है, जहां पे दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, वहां पर हमको ये देखने मिलता है। ठीक है, जैसे ही जीएफआर नीचे गिरने लगता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नीचे गिरने लगता है, मतलब किडनी के शट ऑफ होने की कंडीशन बन सकती है। वहां पर तुरंत जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डाउन हुआ, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन है, इसे रिलीज करती है। और ये क्या करता है? ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को जो है बढ़ाता है और जीएफआर को मेंटेन करता है। कैसे करता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करता है। ये क्या करता है? ये जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है क्या करेगा? ये ब्लड प्रेशर, देखो सिंपल सी बात है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड प्रेशर के चलते। यदि ब्लड का प्रेशर ड्रॉप करेगा तो किडनी काम ठीक से नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करता है? ये आर्टरीज को जो है ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। इसमें दूसरा हार्मोन एल्डोस्टेरोन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अभी लेकिन हम रेनिन की प्राइमा फेसी बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ये जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करेगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करेगा, जो एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। जब ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फ्लो बढ़ जाएगा। बर्नौली थ्योरम है ना बेटा, सिंपल है, फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ जाएगा तो प्रेशर को फिर से मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, ए कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, 180 लीटर पर एक दिन में जो है फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, यूरिन जो दिन भर में जो यूरिन को हम रिलीज करते हैं वो 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर का होता है। मतलब ये है कि 99% तक फिल्ट्रेट को हमारे नल ट्यूब्यूल दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रोसेस को रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो पहला देखो, हमने कहा ना यूरिन फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस था उसमें
फिल्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। यानी 180 लीटर के आसपास जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से केवल 1.5 लीटर आपने बाहर निकाला है, बाकी आपने क्या किया है, आपने जो है वो 178.5 लीटर फिल्ट्रेट को वापस से बॉडी में अंदर लिया है, आपने बार बार हर मिनट में आप जो है लेते चले गए, तो टोटल जुड़कर वो इतना बन सकता है वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं हम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहां से क्या रीएब्जॉर्ब होता है, ये एग्जाम का बेटा क्वेश्चन है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव। मतलब जब भी कभी जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन करना होता है, तो रिक्लाइम करना होता है जो केमिकल्स उनको फिल्ट्रेट को, तो उसमें एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन दोनों मैकेनिज्म रोल प्ले करती है। जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन, इनको जब आपको अंदर लेना होता है ट्यूब्यूल से बाहर निकालकर, अंदर लेना मतलब है कि ये प्रेजेंट कहां है, ये प्रेजेंट है रिनल ट्यूब्यूल के अंदर, इनको वहां से ब्लड में डालना है वापस, तो यहां पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पे एक्टिव प्रोसेस यहां पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजनस वेस्टेज को जिनको बाहर निकालना है, हमको ब्लड से बाहर निकाल के डाल देना है ट्यूब्यूल के अंदर, उन वेस्टेज के लिए जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, एनर्जी नहीं लगेगी उसमें। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो पैसिवली होता है, और मेनली कहां होता है, पीसीटी के अंदर होता है। मेनली वाटर का मेन रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, वो पीसीटी वाले हिस्से में होता है। मेनली के पीसीटी इनिशियल सेगमेंट पीसीटी में होता है, से होता है उठ के। ठीक, आप देखिए ध्यान से, पीसीटी से होगा, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब से होगा वो, तो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, आप ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, यहां पे देखो, देख रहे हैं आप, ये बाहर निकल रहा है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन कहां जा रहा है, यानी ट्यूब्यूल से बाहर निकल के बॉडी के अंदर जा रहा है, इसलिए इसको रीएब्जॉर्प्शन बोला है इसको हमने। ठीक है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो जो एरो बाहर निकलते दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, वो रीएब्जॉर्प्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो अंदर आते हैं ट्यूब्यूल में दिखाई पड़ रहे हैं वो सीक्रेशन को शो कर रहे हैं, वो सीक्रेशन को शो कर रहे होते हैं। देखिए आप, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा आप, लूप ऑफ हेनले को गौर से देखिए, उसका डिसेंडिंग लिम्ब देखिए आप, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे आता हुआ लिम्ब ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि केवल वाटर मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है केवल। ठीक है, जबकि आप क्या देख रहे हैं, इसके असेंडिंग लिम्ब को देखो आप, सॉल्ट बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकला, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब केवल वाटर के लिए परिवल होता है, केवल वाटर को बाहर निकालता है, जबकि उसका असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाला लिम्ब जो होता है, वो सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता है। ठीक है ना, इस बात का याद ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, एग्जाम में आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रेट substances like hydrogen ion, potassium ion and ammonia into the filtrate। क्या होता है बेटा, जब यूरिन बनता है तो जो सब्सटेंसेस को हमें यूरिन से बाहर निकालना है, आयंस होते हैं कई सारे एक्स्ट्रा, अमोनियम आयन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, कुछ मात्रा, अमोनियम आयन बड़ी मात्रा में नहीं होता, वो टॉक्सिक होता है बेटा, ठीक है, पर कुछ मात्रा में हो सकता है, तो उसको जो अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, इसको निकालना ट्यूबुलर सिक्रेशन कहता है। तीसरा स्टेप में आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें कि ट्यूब्यूल के अंदर, यानी ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर कुछ केमिकल को सिक्रेट किया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये इस बात को एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कि पोटेशियम आयन यदि अधिक है तो उसको बाहर सिक्रेट करना है, अधिक नहीं है तो नॉर्मल रखो मेंटेनेंस को। तो ये पूरे बॉडी के जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, जो आयनिक मेंटेनेंस है, जो आयनिक जो बैलेंस है, आयनिक बैलेंस बोले, एसिड बेस बैलेंस बोले, उसे मेंटेन करने में ट्यूबुलर सिक्रेशन का स्टेप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा में नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं, फालतू का है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है यहां से। ठीक है, देन अब ये तो बात हो गया कि यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होगी बेटा, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। अब बात करते हैं कि ट्यूब्यूल क्या काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के हम जो है वो फंक्शंस की यहां पर हम बात करते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा आपसे पीसीटी की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल की बात करें, तो मैंने क्या कहा आपसे, देख रहे हैं आप, क्या आप एनिमेशन में देखिए अलग अलग हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पीसीटी की बात करें तो पीसीटी जो है वो पास वाला सबसे अधिक रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी करता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसमें अब ये एपिथेलियम याद रखना, ये एपिथेलियम जो है वो आपके, आप सोच रहे होंगे कि सर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू दे रखा था, तो वहां पे थोड़ा सा लिखा है, बाकी एपिथेलियल टिश्यू पूरी की पूरी फिजियोलॉजी में बिखरा पड़ा हुआ है। तो एपिथेलियम कहां पर कौन सी एपिथेलियम होती है ये आपको याद रखना है। तो मैंने हालांकि आपको एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, क्वेश्चन भी दे दिया आपको मैंने, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है बेटा। क्या पीसीटी
इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है के, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएब्जॉर्प्शन, जिससे कि जो है अब पीसीटी में सबसे अधिक रिएब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहां पर सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, उसमें उभार होंगे बेटा, ब्रश बने होंगे माइक, ठीक है, और उससे वो अंदर ले पाएगा, ब्रश उभार निकले होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स जो फिल्ट्रेट में आ चुके होते हैं, वे सब के सब जो है वापस भेजे जाएंगे से, और 70 से लेके 80% तक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिए, ऑल, नियरली ऑल, मतलब तकरीबन 100% के आसपास ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को जो है इस सेगमेंट में रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पीसीटी क्या काम करता है, पीसीटी जो है पीएच को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, आयनिक बैलेंस में रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको जो इमेज दिखाया था उसमें पीसीटी के अंदर भी अमोनिया का सिक्रेशन हो रहा था, उसमें पोटेशियम आयन का कुछ सिक्रेशन पीसीटी के अंदर भी हो रहे थे। उसमें कहां बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो देख रहे हैं, अमोनियम, हाइड्रोजन आयन, देख रहे हैं आप, तो ये एसिड बेस बैलेंस में ये भी रोल प्ले करता है पीसीटी। यहां पर भी ऐसा नहीं कि सिक्रेशन केवल डीसीटी में होता है, पीसीटी के अंदर भी होता है। ये केवल रीअब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में होता है, डीसीटी में नहीं होता, ये भी गलत है। सब जगह सब कुछ होता है, लेकिन कहां ज्यादा कहां कम हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पीसीटी ये पीएच को मेंटेन करने में, देखा था अपने हाइड्रोजन आयन को उसने सिक्रेट किया था बाहर, ठीक है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है कि ये सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम आयन का, ठीक है, और जो है वो बाइक। अब आप बोलोगे सर उसमें तो पोटेशियम आयन हमको जो है वो रीअब्सॉर्ब होता हुआ दिख रहा है डायग्राम में, वो गलत एरो लग गया है, ठीक है, क्लियर कर दूं, है ना, तो जो लिखा है थ्योरी में वो सही है, ठीक है, ठीक। बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करना है, एब्सॉर्ब करना है क्या, तो ये सब कुछ है ना, ये जो है वो जो सिक्रेशन वाला हिस्सा होता है वो पीसीटीज को मेंटेन करता है बेटा, वो भी करता है। फिर हम हेनले की लूप पे बात करते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब के, इसकी असेंडिंग लिम्ब जो होती है उसमें रीअब्सॉर्प्शन जो है होता है वो कम होता है इसमें के। यदि हम यहां पर देखें तो ये जो लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इसका कि मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होता है यहां पर मेन काम, यहां पर ये होता है कि ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम क्या होता है, वो लूप ऑफ हेनले में होता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, वो वाटर के लिए परिवल होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परिवल होती है, मतलब केवल वाटर जो है उससे बाहर निकलेगा और मोस्ट ऑफ द वाटर को बाहर निकाल के बॉडी अंदर ले लेगी, तभी तो पानी कम पीना पड़ता है हमको, उतना पानी नहीं पीना पड़ेगा 180 लीटर, ठीक है। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं आपसे कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट को अंदर रख लेता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल गए होते तो कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम जैसे आयन जो होते हैं, क्लोराइड जैसे आयन वो अंदर रह गए, इसमें वाटर बाहर निकाल दिया, तो सिंपल सी बात है, यदि कोई आप सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक बर्तन में आपने 2 चम्मच नमक डाला है ना, आपने उबाला 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 उबाला, फाइनली क्या हो गया, फाइनली जो है वो उबालने का वाटर इवोपरेट कर गया, बचा हुआ जो सॉल्यूशन होगा वो अधिक खारा हो जाएगा। चाशनी कैसे बनाते हैं हम शक्कर को डाला हमने, एक 2 लीटर पानी में कुछ शक्कर डाली हमने, उबाला उबाला उबालते उबालते पानी कम हो गया, पानी चला गया वाटर में, कम वाटर बचा तो चाशनी बन गया, है ना। तो यहां पर भी वैसे ही है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उससे वो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट बचे रह गए तो गाढ़ा हो गया, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया यूरिन यहां पे, ठीक है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट इज मूव्स डाउन के। अब असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए इंपरबल होता है, लेकिन वो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो पैसिवली और एक्टिवली जो है उसको बाहर रिलीज करता है उठ के, ठीक, उसको वो जो है वो असेंडिंग लिम्ब इंपरबल होता है वाटर के लिए, बट ये इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है के। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब तो ये हुआ कि देखो डिसेंडिंग लिम्ब, अब ध्यान से बात सुनो बेटा, समझने वाली बात है, जो लूप ऑफ हेनले का नीचे आता हुआ जो हिस्सा था डिसेंडिंग लिम्ब था, उसने यूरिन को गाढ़ा किया। जब ये ऊपर की ओर गया तो धीमे धीमे गाढ़ा यूरिन डाइल्यूट होना शुरू हुआ। क्यों? अब ये डाइल्यूट कैसे हो रहा है? क्योंकि वाटर नहीं, अभी यहां से सोडियम क्लोराइड को बाहर, सॉल्ट को ये बाहर निकाल रहा है। जब सॉल्ट बाहर निकलेगा तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कम नहीं हो पाता है। ये जरूरी है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है।
क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, ऊपर जाने वाला लिम्ब के, और ये इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को जो है एक्टिव और पैसिवली अलाउ करता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट फिल्टर रेट जो होता है जैसे से ऊपर की ओर बढ़ता है वो धीमे धीमे जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर जो असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वो धीमे धीमे वो डाइल्यूट होने लगता है वो। ठीक है, फिर आते हैं डीसीटी पे। अब डीसीटी पे क्या होता है बेटा? कंडीशनल। डीसीटी पे क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन वाटर। अब यहां पे जरूरत पड़ेगा तो वाटर को वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेगा वो के। तो कंडीशनल का मतलब है डिपेंड करता है कि लेना है या नहीं लेना है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन, उसको कायदे में कहां काम करना चाहिए? जहां पर ये डिसीजन लेना हो कि वाटर को अंदर ले या रोक नहीं ले, तो एक्चुअली में एडीएच के काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है वो होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो है कंडीशनल रिएक्शन करता है सोडियम आयन का वाटर का इस सेगमेंट से लेने के लिए। कंडीशन होता है जरूरत पड़ने पे, यदि कॉन्सेंट्रेट है ऑलरेडी तो नहीं करेगा, नहीं कम कॉन्सेंट्रेट लग रहा है उसको तो कर लेगा उसके। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, अमोनिया का, पीएच को मेंटेन रखने के लिए, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, मतलब किस आयन को फाइनली किसको बाहर निकाल देना है, किसको अंदर रखे रहना है, ये सब डिसीजन होता है डीसीटी के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट और स्ट्रेट ट्यूब होती है, हमने बात किया था। ये दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स से ऑफ किडनी से लेके ये मेडुला के इनर पार्ट तक जाता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इस रीजन में रीअब्जॉर्ब हो सकता है। इसीलिए कलेक्टिंग डक्ट पर भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सेगमेंट जो है वो इट्स जो कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहां से कुछ मात्रा में यूरिया निकलकर मेडुला वाले हिस्से, रिनल मेडुला वाले हिस्से में पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है कि रिनल मेडुला में लूप ऑफ हेनले अंदर तक आता है और उससे वाटर निकालने के लिए मेडुला को हाई कॉन्सेंट्रेशन में रखना पड़ता है, और मेडुला की हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में यूरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। मैंने कहा आपसे एक सिलेक्टिव सिक्रेशन आपको कलेक्टिंग डक्ट में भी देखने मिलेगा। अभी याद रखना कि यूरिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद द सोडियम क्लोराइड इन द रीनल मेडुला टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये पूरा इमेज आपको समझ में आएगा यदि आप एक एक चीज को गौर से देखेंगे। जितनी बातें मैंने आपको समझाई है ना, आप इसको यदि गौर से देखेंगे इमेज को तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि कहां से क्या सीक्रेट हो रहा है, क्या रीअब्जॉर्ब कर रहा है आपको। ठीक है ना बेटा, क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करेंगे आपके। तो आज जो पढ़ाया है ना बेटा, बड़ा टेक्निकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी इमेज दे रखे हैं एनसीईआरटी में उनको गौर से देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, और हर चीज को इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व टीपीएस। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।